हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ अजाइल डेवलपमेंट एंड यूआई यूएक्स डिज़ाइन। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। काफ़ी ही ईजी लैंग्वेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का कोई भी मार्क आपका यहाँ से वहाँ नहीं होगा और आप आसानी से इस चैप्टर को यहाँ से आज तैयार भी करके जाने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है बिकॉज मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के सारी चीज़ें मैं आपको काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ जाए, राइट। और यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही लेंगे ताकि आपके माइंड पे भी लोड ना आए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुर्सी की पट्टी बांध लो और आराम से इस वीडियो को आपको देखना है, राइट। और ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं रिवीजन के लिए भी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसआरपी। एसआरपी की फुल फॉर्म है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि एक क्लास या तो फिर एक मॉड्यूल का कोई एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये इस चीज़ में बताई जा रही है। चलिए फटाफट से देखते हैं। द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इन द सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो ये जो सॉलिड प्रिंसिपल है ये एक्चुअली फुल फॉर्म है, एस स्टैंड्स फॉर द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये तो सॉलिड प्रिंसिपल जो है हमारे, उसका जो एस है, एस वो स्टैंड होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के लिए। तो उसे हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं। हम ये पांचों के पांच प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो ये क्या है, ये हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स में आता है, राइट। ये कहना क्या चाहता है कि कोई भी जो हमारा कोड हमने लिखा होता है उसमें कोई भी जो सिंगल क्लास होती है तो फिर मॉड्यूल होता है, उसके पास कोई एक ही रीजन होना चाहिए चेंज होने के लिए, राइट। मीनिंग इट शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब, राइट। अब मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ईच क्लास और मॉड्यूल शुड फोकस ऑन अ सिंगल टास्क। उसको सिर्फ एक सिंगल टास्क के ऊपर ही फोकस करना है। कोई एक पर्टिकुलर जो आपकी क्लास होती है कोड के अंदर, वो मल्टीपल टास्क को नहीं संभालेगी। ये इससे होगा क्या, दिस मेक्स द सिस्टम ईजियर टू अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड टेस्ट। इससे बेनिफिट्स क्या है कि ईजियर टू मैनेज है, ठीक है, यानी कि चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि कोई आप एक पार्ट में जो चेंजेस करते हैं सिस्टम के, उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा दूसरे पार्ट में, इसलिए मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। इट प्रोवाइड्स बेटर रीडेबिलिटी, यानी कि जब एक क्लास का क्लियर पर्पस होगा, उसका एक ही टास्क आपने उसको दिया होगा, तो इससे उसकी जो रीडेबिलिटी होती है कोड की, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, आप उसको ईजिली समझ पाते हो, राइट। डेवलपर्स के लिए उसकी फंक्शनैलिटी को समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और दूसरा है सिंप्लीफाइड टेस्टिंग, और इसकी टेस्टिंग प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल हो जाती है बिकॉज आप इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। आप एक क्लास इमेजिन करो, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट क्लास है ये दो टास्क हैंडल करती है। एक टास्क है जनरेटिंग रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स को जनरेट करना, एंड दूसरा टास्क है सेंडिंग देम वाया ईमेल, यानी कि ईमेल के थ्रू उन रिपोर्ट्स को सेंड करना। सो वी हैव बेसिकली वन क्लास जिसका नाम है रिपोर्ट। इसके दो टास्क है, पहला टास्क है जनरेटिंग रिपोर्ट्स और दूसरा टास्क है उन रिपोर्ट को सेंड करना वाया ईमेल। अब यहाँ पे वायोलेशन ऑफ एसआरपी कहाँ पे होगा? एसआरपी ये कहता है कि एक क्लास का एक ही काम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये जो क्लास है रिपोर्ट, इसके दो काम है। एक काम है कि ये रिपोर्ट भी जनरेट कर रहा है, दूसरा काम है कि इसको सेंड भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये वायोलेशन हो जाएगा। वायोलेशन कैसे होगा? सो इफ यू नीड टू चेंज हाउ रिपोर्ट्स आर जनरेटेड, अगर आपको ये फंक्शनलिटी चेंज करनी है रिपोर्ट्स की जनरेशन की, तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कैसे ये अफेक्ट कर सकता है ईमेल सेंडिंग फंक्शनैलिटी को, किस तरीके से ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है ईमेल सेंडिंग फंक्शनैलिटी को भी। तो ये आपके जो क्लास है उसको कॉम्प्लेक्स कर देता है और हार्डर टू मैनेज कर देता है, उसको मैनेज करना भी हार्ड हो जाता है। अब दूसरा है एडहरिंग टू एसआरपी। अगर यानी कि एसआरपी के प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं तो कैसे होगा? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास दो क्लासेस आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वन रिपोर्ट क्लास, आपके पास दो क्लास होगी। एक क्लास होगी रिपोर्ट जनरेटर, जो कि सिर्फ रिपोर्ट को क्रिएट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी क्लास होगी ईमेल सेंडर, जो कि रिपोर्ट वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर सेंडिंग रिपोर्ट्स वाया ईमेल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हर एक क्लास की एक खुद की ओन डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
हर एक क्लास की खुद की एक ओन डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेकिंग द सिस्टम क्लीनर एंड ईजियर टू मेंटेन। इससे आपकी जो सिस्टम है वो क्लीन बन जाती है एंड ईजी टू मेंटेन हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से ये ऐसा कहना चाहता है कि एवरी क्लास शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क, जिससे उसका मैनेजमेंट जो है वो इजी हो जाए। जैसे कि रिपोर्ट का एग्जांपल देखा, रिपोर्ट क्लास के अंदर 2 टास्क थे, उसमें हमने क्या किया कि उन 2 टास्क को 2 सेपरेट क्लास में डिवाइड कर दिया, एक रिपोर्ट जनरेटर और एक ईमेल सेंडर, ताकि अगर आप रिपोर्ट जनरेटर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं, उससे ईमेल सेंडर क्लास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थियरी है हमारा सॉलिड प्रिंसिपल का नेक्स्ट प्रिंसिपल SO। एस हमने देख लिया जो कि था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे O स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या है? ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल के बारे में। तो ओपन क्लोज्ड, यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल्स काफी इजी है, बस जैसा नाम वैसा काम, ये आपको याद रखना है। द ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल इज अनदर की कॉन्सेप्ट इन द सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो ये लाइन तो आपको लिखनी है। इट इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स इन द सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। इट स्टेट्स दैट सॉफ्टवेयर एंटिटीज लाइक क्लास, मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर कोड के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, दे शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। यानी कि आप उसकी फंक्शनलिटीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, बिकॉज मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओपन फॉर एक्सटेंशन का मतलब क्या है? यू शुड बी एबल टू ऐड न्यू फंक्शनलिटी टू अ सिस्टम विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग कोड। बस यही चीज याद रखो। एग्जिस्टिंग कोड को चेंज किए बिना जब आप कोई नई फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन फॉर एक्सटेंशन। बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? कि एग्जिस्टिंग कोड को आपको किसी भी हवाले में ऑल्टर नहीं करना है। एग्जिस्टिंग कोड किसी भी तरीके से बदलना नहीं चाहिए जब आप नए फीचर्स को ऐड करते हैं तब। इससे होगा क्या कि आप जो है अपने सिस्टम में बग्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। okay, you will not introduce bugs into already working code and maintains the integrity of the system। ठीक है। बेनिफिट्स क्या होगा भाई? डेफिनेटली स्टेबिलिटी बन के रहेगी, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड उसकी मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये फीचर्स आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, इसको मैं डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमें मेन जो है वो थियरी समझनी है। ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो वायोलेशन ऑफ OCP कहाँ पे होगा उसको पहले देखते हैं। चलिए हम कंसिडर करते हैं एक बेसिक पेमेंट सिस्टम जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है पेमेंट प्रोसेसर, जो कि हैंडल करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स लाइक क्रेडिट कार्ड, पेपल एटसेट्रा, एंड यू नीड टू ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड, यू वुड हैव टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोसेसर क्लास। समझ में आ रहा है? मानते हैं कि आपके पास एक पेमेंट प्रोसेसर क्लास है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स को हैंडल करती है, ठीक है। वो फिर चाहे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो, पेपल की पेमेंट हो, कोई भी पेमेंट हो। अब आप चाहते हैं कि आपको एक नई पेमेंट मेथड ऐड करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोसेसर क्लास को यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या? दिस कैन लीड टू इश्यूज एंड एरर्स, बिकॉज हमने क्या कहा कि इट इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट नॉट ओपन फॉर मॉडिफिकेशन। यहाँ पे तो बात हो गई मॉडिफिकेशन की। यहाँ पे तो आपको पेमेंट प्रोसेसर क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा जब आप नई पेमेंट मेथड को ऐड करना चाहेंगे तब। तो ये तो वायलेशन हो गया OCP का। अधेयरिंग टू OCP क्या बोलता है? इंस्टेड यू कैन क्रिएट एन इंटरफेस कॉल्ड पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक इंटरफेस बना दो अलग से, जो कि है पेमेंट मेथड, और इसके अंदर आप डिफरेंट क्लासेस को इंप्लीमेंट करवा सकते हो। जैसे कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की क्लास बन गई अलग से, पेपाल पेमेंट की अलग से क्लास बन गई। अब होगा क्या कि जो पेमेंट प्रोसेसर क्लास है वो वर्क कर सकता है विद एनी न्यू पेमेंट मेथड एडेड लेटर विदाउट चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग कोड। तो अब यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर का तो आपको कोड चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर से तो आपकी पेमेंट मेथड ऐड हो ही नहीं रही है। पेमेंट मेथड तो यहाँ पे इस इंटरफेस में है जिसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, पेपल पेमेंट, और वहाँ पे आप नई पेमेंट मेथड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उसको ये जो हमारी क्लास है उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप जो है अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम की फंक्शनलिटीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसको मॉडिफाई आप करने से रोक लेंगे। यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है वो मॉडिफाई नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ऑल्टर नहीं होगा। इसको बोलते हैं ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। सो ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट थियरी आते हैं, वो बता रहा है व्हाट इश्यूज डू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैव ओवर टाइम एंड हाउ डज अजाइल डिजाइन
ओवरकम दोज चैलेंजेस। अब कौन कौन से इश्यूज जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एक तो है कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम इवॉल्व करता है, यानी कि आप उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, उसको समझना डिफिकल्ट होता है, उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होता जाता है, उसको एक्सटेंड करना भी डिफिकल्ट बन जाता है। उसके बाद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, जब बिजनेस की नीड्स यानी कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती हैं, वो आपको कहता है कि भाई ये नए फीचर्स ऐड करो, इसमें ये चेंजेस करो, इसमें वो चेंजेस करो, तो उसकी वजह से भी आपका जो सॉफ्टवेयर है कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर है टेक्निकल डेट। टेक्निकल डेट क्या बोलता है कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फिक्सेस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं और बहुत सारे वर्क अराउंड जब उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इससे मैसी कोड बेस बन जाता है विच इज़ हार्ड टू मेंटेन। एक मैसी कोड बेस बनता है जिसको आप इजीली मेंटेन नहीं कर सकते हैं। फिर आता है बग्स एंड एरर्स। तो ये तो कॉमन इशू है कि जैसे जैसे नए फीचर्स आप ऐड करते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है वो ब्रेक हो सकती है बिकॉज ऑफ अनटेस्टेड इंटरेक्शंस लीडिंग टू मोर बग्स। तो उसकी वजह से ज़्यादा बग्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे हो गए इश्यूज जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर होते हैं, राइट। और एक दूसरा है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या बोल रहा है कि अगर आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, तो उसकी वजह से भी आप उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। बिल्कुल सही बात है। अब अजाइल डिज़ाइन कैसे ओवरकम करती है इन चैलेंजेस को, उसके बारे में बात करते हैं। अजाइल का जो डेवलपमेंट है, मैंने पहले चैप्टर में ऑलरेडी अजाइल के बारे में पूरी डिस्कशन कर रखी है, यहाँ पे मैं आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर यहाँ पे जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट से जाके पहला वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इटरेटिव डेवलपमेंट फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि आपके वर्क को आपको स्मॉल मैनेजेबल इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करना होता है ताकि जो टीम है वो किसी एक एस्पेक्ट पे काम कर सके एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इससे आप कॉम्प्लेक्सिटी को भी मैनेज कर सकते हो और रेगुलर फीडबैक को भी आप एनकरेज करते हो। फिर आता है एम्ब्रेसिंग चेंज। तो जो अजाइल मेथोडोलॉजीज होती हैं वो चेंजेस को हमेशा वेलकम करती है, वो स्ट्रिक्ट प्लान को फॉलो नहीं करती है। तो उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर है वो करंट जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट की, उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करता रहता है, उसको फुलफिल करता रहता है। फिर आता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो हमें पता है कि अजाइल जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस टेक्निकल डेट एंड प्रोसेस इनएफिशिएंसीज। फिर आता है कोलैबोरेशन। तो अजाइल जो है वो हमेशा एम्फेसाइज करता है टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, ensuring that all stakeholders are involved and that any issues can be identified and resolved quickly। ये हमेशा फोकस करता है कि टीम वर्क के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ जो स्टेक होल्डर्स है वो सारे इन्वॉल्व हो और किसी भी प्रकार का जो इशू है वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए और सॉल्व हो जाए। फिर इसमें आता है फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, यानी कि अजाइल जो है वो प्रोमोट करता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बग्स एंड एंश्योरिंग दैट न्यू फीचर्स। तो हमें पता ही, हमने अजाइल के अंदर टेस्टिंग कैसे होती है वो पूरी प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज इसके अंदर इंप्लीमेंट होती है जिससे नंबर ऑफ बग्स जो है वो कम होते हैं, न्यू फीचर्स जो है वो ब्रेक नहीं होते हैं, एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को वो ब्रेक नहीं करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट टेस्टिंग उसके अंदर चलती रहती है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं उसकी मदद से अजाइल टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर आने वाले इश्यूज़ को टैकल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अजाइल मैनिफेस्टो। तो अजाइल मैनिफेस्टो के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करनी है। इसकी 4 की वैल्यूज़ है। सबसे पहले देखते हैं पहली की वैल्यू, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले चैप्टर में, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। अब ये क्या कहना चाहता है कि एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जो अजाइल डेवलपमेंट है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें दिखाना चाहता है कि आपको रिजिड प्रोसेसेस और टूल्स पे ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन अमंग द टीम मेंबर्स, इन सभी चीज़ों पे भी फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। इस पे फोकस करना है, आपको वर्किंग सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है। फोकस इज ऑन डिलीवरिंग फंक्शनल सॉफ्टवेयर एज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। आपका प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस जो है वो क्या होना चाहिए, फंक्शनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए रेदर देन एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बल्कि आपको फंक्शनल सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना है। फिर आता है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। कस्टमर के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशन के ऊपर। सो एनकरेजेस ऑनगोइंग कोलैबोरेशन विद कस्टमर्स थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग स्ट्रिक्टली टू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि भाई इतने इतने फीचर डेवलप कर दो, इतना इतना कर दो, ऐसा नहीं। कस्टमर को भी आप डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट बनाओ, कस्टमर को कोलैबोरेट करवाओ, कस्टमर से फीडबैक लो, कस्टमर से नीड्स समझो, कस्टमर को पार्ट बनाओ डेवलपमेंट प्रोसेस का। सिर्फ एक रिजिड रिश्ता नहीं रखना है कि भाई मैंने तुझको काम दिया, काम करके मुझे वापस दे दे, ऐसा नहीं। एक प्यार भरा रिश्ता होना चाहिए कस्टमर और डेवलपर के बीच में।
रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिजिड प्लान को फॉलो नहीं करना है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्डिंग टू अ चेंज। सो इट वैल्यूज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, एडेप्टेबिलिटी रखनी है, अगर कोई नई रिक्वायरमेंट्स आती है तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है। अलाउइंग टीम्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के सामने वो रिस्पॉन्ड करते रहना चाहिए रेदर देन अडियरिंग रिजिडली टू एन इनिशियल प्लान। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 4 की वैल्यूज होती हैं अजाइल की: इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। अब इसके 12 प्रिंसिपल्स हैं। अब ये प्रिंसिपल्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये रटने भी पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कितनी ईजी है याद रखने यार। देखो ये कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि वैसे के वैसे याद रखने की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे उसका मतलब समझ लो तो सेंटेंस को आप आड़ा टेढ़ा करके अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। पहला है कि सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर की तृप्ति दो, उसको शांत करो। वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को वेलकम करो। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली, वर्किंग सॉफ्टवेयर जो उसको फ्रीक्वेंटली आपको डिलीवर करना है। बिजनेस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट टीम के बीच में और बिजनेस टीम के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। मोटिवेटेड इंडिविजुअल, सभी के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, भरपूर ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के साथ। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन निकल के आए बाहर। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज मेजर ऑफ प्रोग्रेस, यहाँ पर वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपका मेजर ऑफ प्रोग्रेस माना जाता है। देन इट फोकसेज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिज़ाइन होनी चाहिए। फिर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होनी चाहिए, यानी कि द बेस्ट आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइंस इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। जो खुद से बनी हुई टीम होती है उसमें से बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइंस निकलते हैं। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, और आप में रिफ्लेक्टिंग एंड एडजस्टिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये आपके 12 प्रिंसिपल्स हो गए जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। चलिए अब सॉलिड प्रिंसिपल्स में हमने देखा SO, अब L से पहले देख लेते हैं I, ठीक है। L भी देखने वाले हैं दोस्तों, सो घबराओ मत, लेकिन पहले देख लेते हैं I का फुल फॉर्म है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अरे भाई तगड़ा लागे जय भाई, आप तो तगड़ा कुछ लेके आए हो। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ये कहना क्या चाहता है, चलो बात करते हैं। द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल इज ऑल्सो वन ऑफ द, ये तो लिख ही देना है भाई, वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये क्या कहता है देखो, इट स्टेट्स दैट नो क्लाइंट शुड बी फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन मेथड्स इट डज नॉट यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी क्लाइंट को आपको फोर्स नहीं करना है टू यूज द मेथड्स दैट इट डज नॉट यूज। ऐसी मेथड्स को वो यूज ही क्यों करे, ठीक है, उसको उसके ऊपर वो डिपेंड ही क्यों रहे जो उसको यूज ही नहीं करनी है। फिर से बोल रहा हूँ, नो क्लाइंट शुड बी फोर्स्ड टू यूज द मेथड्स that it to depend on the methods that it does not use. Essentially this means that interfaces should be specific to the needs of the clients that use them. जो हमारे interfaces हम बनाते हैं या तो फिर हम जो abstractions बनाते हैं, they should be specific, उनमें वही methods include करो जिसकी client को ज़रूरत है। जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मुझे ज़रूरत है कि मेरे पास एक इंटरफेस होना चाहिए जो कि सिर्फ रिपोर्ट को जनरेट करता हो, तो उसके अंदर जो मेथड्स है वो बस रिपोर्ट को जनरेट करने वाले ही होनी चाहिए। ईमेल सेंड करने वाले मेथड्स उसमें इंक्लूड ही क्यों करूँ, राइट। तो ये बोलता है कि आपको क्लाइंट स्पेसिफिक इंटरफेसेस बनाने हैं। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लार्ज जनरल पर्पस इंटरफेस विथ मेनी मेथड्स, कि जिसमें बहुत सारी मेथड्स होगी, इट इज़ बेटर टू क्रिएट स्मॉलर मोर फोकस्ड इंटरफेसेस। ये बेटर रहेगा कि आप स्मॉलर और मोर फोकस्ड इंटरफेसेस को बनाएं। दिस वे क्लाइंट्स ओनली नीड टू इम्प्लीमेंट द मेथड्स दैट आर रेलेवेंट टू देम, ठीक है। इससे होगा क्या, बिल्कुल से भी कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और मेंटेनेंस करना इजी रहेगा, बिकॉज आपके इंटरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं नहीं, तो आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, चलिए एक हम इंटरफेस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जिसका नाम है मशीन। चलिए हमने मशीन नाम का दाएं मशीन नाम का एक इंटरफेस यहाँ पे ले लिया। अब इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन सी मेथड्स है भाई, प्रिंट, स्कैन एंड फैक्स। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रिंटर टाइप का मशीन लिया होगा, इसके अंदर 3 मेथड है, प्रिंट, स्कैन एंड फैक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे वायोलेशन कहाँ पे होगा, हमारे ISP का इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का वायोलेशन कहाँ पे होगा, इफ अ क्लाइंट ओनली नीड्स प्रिंटिंग फंक्शनैलिटी। अब उसको सिर्फ प्रिंटिंग फंक्शनैलिटी ही चाहिए, इट वुड स्टिल हैव टू इम्प्लीमेंट मेथड्स फॉर स्कैनिंग एंड फैक्सिंग। फिर भी उसको स्कैनिंग एंड फैक्सिंग के मेथड्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ही विल इम्प्लीमेंट दिस मशीन इंटरफेस। तो यहाँ पे ही वायोलेशन ऑफ ISP हो गया, बिकॉज ही ओनली वांट्स टू यूज द प्रिंटिंग फंक्शनैलिटी बट ही विल स्टिल हैव टू इम्प्लीमेंट दी स्कैनिंग एंड फैक्सिंग फंक्शनैलिटी, ये उसको करना पड़ेगा। अब अडियरिंग टू ISP क्या बोल रहा है,
इंस्टेड यू कैन हैव सेपरेट इंटरफेसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड फैक्स। ये बोल रहा है कि भाई सेपरेट इंटरफेस ही कर दो मेरी जान, सेपरेट इंटरफेस कर दो। प्रिंटर नाम का एक अलग इंटरफेस बना दिया, स्कैनर नाम का एक अलग इंटरफेस बना दिया, फैक्स नाम का एक अलग इंटरफेस बना दिया। फैक्स है भाई, फैक्स, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, फैक्स, कुछ और मत समझ लेना। दैट क्लाइंट्स कैन इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स, एंड जो क्लाइंट्स है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन इंटरफेसेस को बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स। दिस वे अ क्लाइंट ओनली प्रिंट्स, डज नॉट हैव टू डील विद अननेसेसरी मेथड्स। तो इससे होगा क्या कि जिस क्लाइंट को सिर्फ प्रिंटिंग फंक्शनलिटी की जरूरत है वो सीधा सीधा प्रिंटर इंटरफेस का यूज कर लेगा, एंड ही वुड नॉट हैव टू यूज एनीथिंग एल्स। एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो भाई, हमने बात किया था SOI, अब L रह गया। सॉलिड प्रिंसिपल में से L था, वो देखते हैं, और उसके बाद D देखेंगे। L क्या बोलता है? इट इज लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये आपको पूछेगा इस तरीके से कि भाई एक्सप्लेन लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं। तो ये लाइन तो लिख ही देनी है। द लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इज वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको UPS के बारे में पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में पता है, उनके लिए ये काफ़ी ईजी होगा समझने के लिए। इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सुपर क्लास, हमें पता है कि UPS में आती है सुपर क्लास, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सुपर क्लास के शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सब क्लास विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। फिर से बोल रहा हूँ, सुपर क्लास के जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी सुपर क्लास है जैसे कि A, उसके आपने जो ऑब्जेक्ट बनाए उस ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, यानी कि उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है उसके साथ। सिंपल टर्म्स में अगर बात करूँ तो कि इफ B इज अ सब क्लास ऑफ क्लास A, मान लेते हैं कि B जो है वो सब क्लास है क्लास A की, सो यू शुड बी एबल टू यूज B वेरेवर यू यूज A विदाउट एनी इश्यूज, यानी कि जहाँ जहाँ पे आप A यूज करते हैं वहाँ वहाँ पे आप B यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो अगर ये चीज़ अगर आप कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर फॉलोइंग दी लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन क्या है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है कि सब टाइप मस्ट एडयर टू द बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस सेट बाय द पेरेंट क्लास। सब टाइप को जो है वो बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करना रहता है, किसकी? पेरेंट क्लास की, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या है? कोड रीयूजबिलिटी, आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, यानी कि आप सब क्लास को यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली विद देयर पेरेंट क्लास, राइट। प्रोमोटिंग कोड रीयूज। फिर मेंटेनेबिलिटी भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, फिर इम्प्रूव्ड डिज़ाइन भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बेनिफिट्स में आता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। चलिए हम एक क्लास को कंसिडर करते हैं जिसका नाम है बर्ड, जिसके अंदर हमारे पास मेथड है फ्लाई, एंड उसकी सब क्लास है पेंगुइन दैट एक्सटेंड्स बर्ड, यानी कि यहाँ पे बर्ड जो है हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है, और इस पेरेंट क्लास की जो सब क्लास है वो है हमारी पेंगुइन, और बर्ड के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फ्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे वायोलेशन ऑफ LSP कहाँ पे होगा? इफ यू सब्सटीट्यूट अ पेंगुइन फॉर अ बर्ड, यानी कि बर्ड की जगह आप पेंगुइन रखते हो इन अ प्रोग्राम दैट एक्सपेक्ट्स ऑल बर्ड्स टू फ्लाई। अब ऐसे प्रोग्राम के अंदर जो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि सभी बर्ड्स फ्लाई करते हैं, और वहाँ पे आपने बर्ड के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, अब वहाँ पे बर्ड के ऑब्जेक्ट की जगह अगर मैं पेंगुइन का ऑब्जेक्ट लूँ, जस्ट बिकॉज पेंगुइन जो है वो बर्ड का सब क्लास है, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, तो इट वुड लीड टू इनकरेक्ट बिहेवियर वायोलेटिंग LSP, तो ये चीज़ गलत पड़ जाएगी। तो एडहरिंग टू LSP क्या होगा? अ बेटर डिजाइन वुड बी टू सेपरेट फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड्स। तो ये बोलता है कि आप बर्ड क्लास रखो अपनी पेरेंट क्लास, उसकी दो चाइल्ड क्लास बनाओ, जिसमें से एक क्लास होगी फ्लाइंग बर्ड क्लास सब क्लास, और दूसरी सब क्लास होगी नॉन फ्लाइंग बर्ड सब क्लास, और ये दोनों के दोनों एक्सटेंड करेंगे बर्ड क्लास को, और इस तरीके से आप फिर कैसे भी चाहो रिप्लेस कर सकते हो। इससे आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस वॉज माई फ्रेंड्स दी LSP, जिसको बोलते हैं लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, DIP। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल्स है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। बिल्कुल सही बात है। जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं उनको कभी भी लो लेवल मॉड्यूल्स पे डिपेंड नहीं करना है, बल्कि बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करेंगे? एब्स्ट्रैक्शंस पे डिपेंड करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल्स,
बोथ शुड डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शंस, दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। और दूसरा है कि एब्स्ट्रैक्शंस शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स बट डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन डिटेल से बड़ा है, ये हम यहाँ से समझ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए हाई लेवल वर्सेस लो लेवल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, ठीक है, हाई लेवल मॉड्यूल्स होंगे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगा, एंड शुड नॉट बी टाइटली कपल टू लो लेवल मॉड्यूल्स, और उसी वजह से वो लो लेवल मॉड्यूल्स के साथ डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, विच हैंडल स्पेसिफिक टास्क, बिकॉज लो लेवल मॉड्यूल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं होता है, वो सिंपल टास्क को ही या तो फिर स्पेसिफिक टास्क को ही हैंडल करते हैं। इंस्टेड बोथ शुड रिलाई ऑन कॉमन इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी कि दोनों को क्या करना चाहिए, कॉमन इंटरफेसेस के ऊपर या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऊपर रिलाई करना चाहिए। बेनिफिट्स क्या होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, बिकॉज चेंजेस इन लो लेवल मॉड्यूल्स वोंट अफेक्ट हाई लेवल मॉड्यूल्स, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों अब एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। टेस्टेबिलिटी में भी आपको क्या होगा, ईजी पड़ेगा, और कपलिंग जो है वो रिड्यूस है, बिकॉज यहाँ पे हाई लेवल मॉड्यूल्स और लो लेवल मॉड्यूल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो इससे हमारी जो कपलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, लूज कपलिंग होगी दोनों के बीच में, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास हमारे पास एक नोटिफिकेशन सर्विस करके सर्विस है जो कि सेंड करती है नोटिफिकेशंस वाया ईमेल, यानी कि ईमेल के थ्रू यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशंस को भेजते हैं, राइट। अब यहाँ पे वायोलेशन ऑफ डीआईपी क्या होगा, इफ नोटिफिकेशन सर्विस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द ईमेल सेंडर क्लास। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो डिपेंड कर रहा है, जो कि हमें नहीं करने देना है। अगर नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो डिपेंड करेगा ईमेल सेंडर क्लास पे, तो एनी चेंज इन द ईमेल सेंडर इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स चेंज इन नोटिफिकेशन सर्विस एज वेल। फिर क्या होगा, फिर वही वो हाई लेवल लो लेवल वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। ईमेल सेंडर क्लास के अंदर अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो उसकी वजह से मुझे नोटिफिकेशन सर्विस क्लास के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया टाइट कपलिंग का केस, बिकॉज हियर द हाई लेवल मॉड्यूल्स एंड लो लेवल मॉड्यूल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब अधेयरिंग टू डीआईपी क्या बोलना चाहता है, अधेयरिंग टू डीआईपी क्या कहना चाहता है, इंस्टेड नोटिफिकेशन सर्विस शुड डिपेंड ऑन एन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि अब आपको एक एब्स्ट्रैक्शन बनाना है, जैसे कि उसका नाम हो गया आई नोटिफिकेशन सर्विस इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ईमेल सेंटर क्लास भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी और नोटिफिकेशन सर्विस भी इसको इंप्लीमेंट करेगी। इस वे आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो है डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिफिकेशन मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग नोटिफिकेशन सर्विस, बिकॉज नाउ बोथ ऑफ द नोटिफिकेशन सर्विस एंड ईमेल सेंटर क्लास आर इंप्लीमेंटिंग द आई नोटिफिकेशन सेंटर क्लास, जो कि आपके हाई लेवल मॉड्यूल्स और लो लेवल मॉड्यूल्स के बीच में जो कपलिंग है उसको हटा देती है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ व्हाट वी वांट, राइट। चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स को देख लिया है और इस चैप्टर के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट था। ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं देन यू आर गुड टू गो माय फ्रेंड्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोटिवेशन बिहाइंड द यूसेज ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स। अब हमें मोटिवेशन क्यों आया, वैसे तो ये क्वेश्चन हमें पहले डिस्कस करना था, लेकिन आपको क्लियर हो ही गया होगा इसका आंसर कि हमें सॉलिड प्रिंसिपल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, ये बेनिफिट्स ही लिखने हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये टेस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस कपलिंग होते हैं, ये जितने भी हमने 5 सॉलिड प्रिंसिपल्स में जो भी बात की वही बात यहाँ पे आपको लिखनी है कि क्या मोटिवेशन रहा था बिहाइंड द यूसेज ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स इन अजाइल डिजाइन। तो इससे क्या होगा, देखो मेंटेनेबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है, बग्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ईजियर मॉडिफिकेशंस आपको ये प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट फॉर रिफैक्टरिंग होता है इसमें, क्लियर इंटरफेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रिड्यूस्ड डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है दोस्तों, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉकिंग एंड स्टबिंग जो है वो नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये समझा देता हूँ मॉकिंग एंड स्टबिंग क्या होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अलाउज फॉर ईजियर मॉकिंग ऑफ डिपेंडेंसीज ड्यूरिंग टेस्टिंग, यानी कि जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल के अंदर जो होता है ना कि वो कपलिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर फास्ट डिलीवरी यानी कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिड्यूस्ड टेक्निकल डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंस है। फिर कस्टमर फोकस होता है ये, तो दीज आर द बेनिफिट्स, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। तो ये आप एक बार देख लोगे खुद, तब भी आपको ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को नहीं समझा रहा, बिकॉज ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जितने भी बेनिफिट्स है वही बेनिफिट्स यहाँ पे आपको लिस्ट करना है जो हमने आगे के 5 सॉलिड प्रिंसिपल्स में डिस्कस किए, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन अजाइल डिजाइन प्रिंसिपल्स। ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या है भाई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है भाई। डिजाइन का पहला क्या है वो प्रिंसिपल, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए भाई। एम्ब्रेस चेंज, चेंज को एम्ब्रेस करो, चेंज को वेलकम करो। फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे टाइम स्केल्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे स्मॉलर साइकिल्स में डिवाइड करना है और उसको फ्रीक्वेंटली रिलीज निकालना है उसका। फर्स्ट चैप्टर में ये पूरी कथा मैंने कर रखी है। कोलैबोरेशन अमंग बिजनेस स्टेक होल्डर्स हो गया, फिर डेवलपर्स हो गया, टेस्टर्स हो गया, इन सभी के बीच में क्लोज कोलैबोरेशन होगी जिससे आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा।
motivated teams, everyone should be motivated into the team, right? Face to face communication should be there, face to face communication होनी चाहिए सबके बीच में, right? Working software is a measure of progress, ये 12 के 12 प्रिंसिपल्स हमने आगे डिस्कस किए हैं. वर्किंग सॉफ्टवेयर इज अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है. टेक्निकल एक्सीलेंस होनी चाहिए, ठीक है. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. फिर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स, राइट, एंड देन रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट. ये सारी चीज़ें हमने आगे डिस्कस की है. यहाँ से आप देखेंगे आपको आज डिटेल में ये चीज़ समझने में हेल्प हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन अजाइल डिजाइन प्रिंसिपल्स हेल्प रिड्यूस कपलिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोमोट लूज डिपेंडेंसीज. तो ये भी हमने वो इन्वर्जन प्रिंसिपल में देख लिया, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल में, कि कैसे आपको रिड्यूस करनी है कपलिंग को. तो कपलिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आप देखिए, एम्फसिस ऑन कोलैबोरेशन. तो अजाइल एनकरेजेस कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स विच हेल्प्स एंश्योर दैट कंपोनेंट्स आर डिजाइन्ड विद क्लियर इंटरफेसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरफेस होने चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई भी इंटरफेस जो है वो किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड ना होने दे. There should not be any kind of dependency between the two. ठीक है. फिर यूज ऑफ इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्शंस. आपको इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्शंस का जितना हो सके उतना यूज करना है, ताकि कोई भी जो मॉड्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर जाए. फ्रीक्वेंट रीफैक्टरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो कोड है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा, ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो और किसी भी टाइप की जो है वो कपलिंग ना हो जाए. फिर इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करना है, यानी कि हर एक इंक्रीमेंट के साथ आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करते रहने हैं, जिससे डिज़ाइन जो है कंपोनेंट्स की वो इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल हो एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स हो. फिर रखना है आपको सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म. तो द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी अर्जेस टीम्स टू फोकस ओनली ऑन एसेंशियल फीचर्स. सिर्फ अगर आप एसेंशियल फीचर्स पे फोकस करते हैं तो वो क्या करता है, डिजाइनिंग कंपोनेंट्स दैट डू नॉट इंक्लूड अननेसेसरी डिपेंडेंसीज. तो आप अननेसेसरी डिपेंडेंसीज को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कि लूज कपलिंग को इंश्योर करता है, राइट. फिर आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स. तो अजाइल जो है वो एनकरेज करता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि मेंबर्स जो है वो चूज कर सकते हैं वो किस तरीके से डिजाइन करेंगे कंपोनेंट्स को. एंड दिस ऑटोनॉमी कैन लीड टू इनोवेटिव डिजाइंस दैट प्रायोरिटाइज लूज डिपेंडेंसीज एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स. तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाती है. इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, यहाँ पे ये फिनिश होता है. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ये जो 5 सॉलिड प्रिंसिपल्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना इस PDF में से फिर से, ताकि वो आपके अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि उसमें से मिनिमम 2 प्रिंसिपल्स तो आपको एग्जाम में देखने को मिलने ही वाले हैं, राइट. तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं. आशा रखता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू सो मच. एंड येस, प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.